हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा 36 लेक्चर है और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पेमेंट ऑफ टैक्सेस। पेमेंट ऑफ टैक्सेस, हमें जो जीएसटी के अंदर जितना हमारा टैक्स बन रहा है उसकी पेमेंट कैसे करेंगे। ठीक है जी सर, चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मिस्टर ए है, ठीक है जी सर, ये रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर। अच्छा सर, हाँ, और सप्लायर ऑफ गुड्स है, क्या है, गुड्स सप्लाई करता है ये। अब ये सेल करता है, कहाँ पे, विथ इन स्टेट करता है, विथ इन स्टेट करता है, मतलब दिल्ली में ही इसका प्लेस ऑफ बिजनेस है और वहीं पे दिल्ली में ही सेल कर रहा है। उस केस में इसकी जो सेल है उस पर कौन सा जीएसटी लगेगा सर, सीजीएसटी लगेगा एंड एसजीएसटी लगेगा। ठीक है जी सर। अगर इंटर स्टेट सेल करता है, इंटर स्टेट सेल क्या होता है आपका, जब स्टेट से बाहर सेल करेगा, उस केस में लगेगा आईजीएसटी, उस केस में आईजीएसटी लगेगा। मान लीजिए पहले केस को समझते हैं। 100 रुपये का सामान है, दिल्ली में ही इसका बिजनेस प्लेस है और दिल्ली में ही सेल कर रहा है और उस पर 18% जीएसटी है। चलिए मिस्टर ए है, इसने मान लीजिए मिस्टर बी को सेल किया 100 रुपये का, ठीक है, 100 रुपये का सेल किया, उस पर जीएसटी का रेट है आपका 18%। ये भी दिल्ली में, ये भी दिल्ली में, क्या लगेगा आपका, सीजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी लगेगा सर। सेल्स हो गया आपका कितना, 100 रुपया, इस पे क्या लगेगा, विथ इन स्टेट है आपका, सीजीएसटी लगेगा प्लस एसजीएसटी लगेगा। 18% जीएसटी का रेट है, इसका हाफ हाफ करेंगे 99% हो जाएगा। 9 रुपये यहाँ पे, 9 रुपये यहाँ पे, ये हो गया 118 रुपये। ये तो केस है जब मिस्टर ए ने सेल किया अपना गुड्स विथ इन स्टेट, मिस्टर बी जो कि दिल्ली में ही है। अब मान लीजिए मिस्टर बी दिल्ली में ना होकर यूपी का है, देन उस केस में क्या चार्ज करेगा, उस केस में सर चार्ज करेगा आईजीएसटी, कितना, 18%। ठीक है जी सर। तो विथ इन स्टेट अगर मैं सेल कर रहा हूँ कोई गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ तो उस पर क्या चार्ज करूँगा मैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। और स्टेट से बाहर अगर मैं सप्लाई कर रहा हूँ उस केस में मैं क्या चार्ज करूँगा, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है जी सर, यहाँ तक क्लियर है जी सर। तो सेल्स को बोलते हैं हम आउटपुट, सेल्स को क्या बोलते हैं, आउटपुट। तो ये जो मेरा सीजीएसटी, एसजीएसटी है, आईजीएसटी है, इसको क्या बोलूँगा मैं, आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स बोलूँगा इसको। ठीक है जी सर। अब मिस्टर ए मान लीजिए किसी और से गुड्स परचेज करता है, मिस्टर ए किसी और से गुड्स परचेज करता है, मान लीजिए मिस्टर जेड है, दिल्ली का ही है, ये भी दिल्ली में ही है, विथ इन स्टेट अगर ये परचेज करता है, विथ इन स्टेट परचेज करता है, ठीक है, तो जो ये जेड है वो क्या चार्ज करेगा अपने इनवॉइस पे सर, सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करेगा। जो सप्लायर और रिसिपेंट जब दोनों सेम स्टेट में हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई आपका सेम स्टेट में है, देन क्या चार्ज करेगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है जी सर। इंटर स्टेट परचेज में ये केस है, हम देख रहे हैं जब मिस्टर ए सेल कर रहा है, आप देख रहे हैं मिस्टर ए परचेज कर रहा है किससे, एक डीलर जो कि दिल्ली में है, सेम स्टेट में जो डीलर है अगर उससे परचेज करता है तो क्या बिल में चार्ज करेगा,
CGST SGST। और अगर इंटर स्टेट परचेज करता है, मान लीजिए हरियाणा से परचेज करता है, तो उस केस में क्या चार्ज करेगा? जिससे परचेज कर रहा है वो अपने बिल में सर IGST चार्ज करेगा। ठीक है, अभी जो मेरा परचेज है इसको मैं क्या बोलता हूँ सर? इनपुट बोलते हैं हम इसको इनपुट बोलते हैं। और ये क्या हो गया मेरा? इनपुट टैक्स। क्लियर है यहाँ तक? सेल्स पे मेरा आउटपुट और परचेज पे इनपुट। हाँ जी, चलिए सबसे पहले देखते हैं, समझते हैं कि इनपुट टैक्स के थ्रू कैसे एडजस्ट करेंगे हम। इनपुट टैक्स के से कैसे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को एडजस्ट करेंगे। हमारे पास 3 इनपुट होते हैं। कौन कौन से? एक होगा IGST, एक होगा CGST और एक होगा SGST। सेम आउटपुट भी हमारा, आउटपुट टैक्स भी 3 टाइप का होगा। एक होगा IGST, CGST और SGST। अब क्वेश्चन आता है कि सर हम किसको किससे एडजस्ट कर सकते हैं? क्या इसको इससे एडजस्ट कर सकते हैं, इसको इससे एडजस्ट कर सकते हैं, क्या इसको इससे एडजस्ट कर सकते हैं या नहीं? किसको हम किससे एडजस्ट कर सकते हैं, हमें बेसिकली ये देखना है। ये है मेरा आउटपुट टैक्स, जो कि मैंने जो सेल्स पे चार्ज किया है अपने कस्टमर से, जो कि मुझे गवर्नमेंट को पे करना है, उसको मैं एडजस्ट कर रहा हूँ इनपुट टैक्स क्रेडिट से। तो किसके इनपुट से कौन सा आउटपुट एडजस्ट कर सकता हूँ? ठीक है, ये समझते हैं पहले। सबसे पहले IGST लेते हैं। सबसे पहले यूटिलाइज करेंगे, हमारे पास अगर ये तीनों इनपुट हैं, सबसे पहले उसमें से यूटिलाइज करेंगे हम IGST को। IGST का यूज सबसे पहले हम करेंगे, IGST का जो आउटपुट है, आउटपुट टैक्स है, उसको एडजस्ट करेंगे। देन CGST और SGST इन एनी प्रोपोर्शन। सबसे पहले IGST के साथ, IGST का जो आउटपुट होगा उससे एडजस्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद भी IGST का इनपुट अगर बच रहा है, देन उसको हम CGST के आउटपुट या SGST के आउटपुट से किसी में से भी एडजस्ट कर सकते हैं। दोनों में से किसी से भी एडजस्ट कर सकते हैं, किसी भी प्रपोर्शन में। ठीक है, ठीक है सर। देन मुझे IGST को पूरा यूटिलाइज करना है, टू बी फुल्ली यूटिलाइज, पूरा यूटिलाइज करना है। उसके बाद जब तक ये यूटिलाइज नहीं होता तब तक मैं CGST के इनपुट को एडजस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ये यूटिलाइज हो गया आपका, IGST यूटिलाइज हो गया। देन CGST को मैं सबसे पहले एडजस्ट करूंगा CGST से, उसके बाद IGST से। CGST को मैं SGST से एडजस्ट नहीं कर सकता, बना के काट दीजिएगा। CGST को मैं CGST को SGST से एडजस्ट नहीं कर सकता मैं। देन SGST को मुझे सबसे पहले यूटिलाइज करना है, SGST। देन IGST से मैं तभी यूटिलाइज कर पाऊंगा, SGST से SGST का आउटपुट एडजस्ट कर दिया, देन IGST का आउटपुट एडजस्ट करूंगा, लेकिन तभी एडजस्ट करूंगा ओनली आफ्टर CGST इज फुल्ली यूटिलाइज। मैं SGST को IGST से तभी एडजस्ट कर सकता हूं जब ये इसका इनपुट पूरा का पूरा खत्म हो गया होगा। अगर इसका बचा हुआ है देन मैं इसको इससे एडजस्ट नहीं कर सकता। ठीक है जी सर। सेम फिर उसके बाद SGST को CGST के इनपुट से एडजस्ट कर सकते हैं क्या?
आंसर इज नो। ये सारा हमारा इनपुट है, ये सारा आउटपुट है। आईजीएसटी के इनपुट से सबसे पहले आईजीएसटी को एडजस्ट करेंगे, देन सीजीएसटी, एसजीएसटी किसी भी प्रपोर्शन में ये पूरा यूटिलाइज होना चाहिए। उसके बाद सीजीएसटी हम एडजस्ट करना स्टार्ट करेंगे, सीजीएसटी एंड देन आईजीएसटी से। सीजीएसटी को एसजीएसटी के आउटपुट से नहीं एडजस्ट कर सकते, देन एसजीएसटी। एसजीएसटी को सबसे पहले करेंगे एसजीएसटी से एडजस्ट, देन अगर उसके बाद भी आईजीएसटी बच रहा है तो आईजीएसटी से करेंगे, लेकिन सीजीएसटी का इनपुट पूरा यूटिलाइज हो जाना चाहिए। अगर ये बचा हुआ है तो पहले इससे एडजस्ट करेंगे, फिर एसजीएसटी के इनपुट को सीजीएसटी के आउटपुट से एडजस्ट नहीं कर सकते हम। ठीक है, ठीक है सर। तो ये था हमारा इनपुट के थ्रू कैसे एडजस्ट करेंगे, किसको कैसे एडजस्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। कैसे और डिटेल में पढ़ने के लिए जो हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट में पढ़ा है वहाँ पे आप रेफर कर सकते हो, अगर और ज़्यादा डिटेल में इसको डिस्कस करना है आपको। तो ये था हमारा पहला मेथड। अब थ्रू बैंक इनपुट से एडजस्ट कर लिया हमने, उसके बाद अब जो बचा हम उसको बैंक के थ्रू पेमेंट करेंगे। उसमें भी आपके दो ऑप्शन है पेमेंट करने के, एक ऑनलाइन, एक ऑफलाइन। ऑनलाइन में कैसे कैसे पेमेंट कर सकता हूँ सर? नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकता हूँ, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकता हूँ। ऑफलाइन में NEFT से पेमेंट कर सकता हूँ, RTGS से पेमेंट कर सकता हूँ, एंड ओवर द काउंटर के थ्रू पेमेंट कर सकता हूँ, बाय कैश, चेक, DD विथ चालान। ठीक है। ऑनलाइन में आज के टाइम पे नेट बैंकिंग आ गई है, डेबिट कार्ड आ गया, क्रेडिट कार्ड आ गया है, तो मेनली आज के टाइम पे लोग इसी को यूज़ करते हैं। फिर भी इसके अलावा भी आपका NEFT है, ऑफलाइन मेथड में RTGS है, ओवर द काउंटर है। ठीक है। ओवर द काउंटर में क्या होता है, एक चालान आता है आपका, GST के साइड पे देखेंगे एक चालान, उसमें डिटेल भरनी होती है कि मैंने इतना टैक्स पे करना है, किस लिए पे कर रहा हूँ। मान लीजिए मुझे CGST का टैक्स पे करना है, तो उसमें लिखूंगा कि CGST का टैक्स पे कर रहा हूँ मैं, अपना डिटेल भरूंगा एंड देन उसके साथ चेक लगा के या DD लगा के बैंक में ले जाके सबमिट कर दूंगा। बैंक फिर क्या करेगा, उस पर रिसीविंग देगा और उसकी डिटेल मैं अपने GST रिटर्न में चढ़ाऊँगा। ठीक है जी, ठीक है सर। चलिए चलिए, इन दोनों में कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। मतलब सर जितना मन उतना पेमेंट कर सकते हैं हम, इसमें भी कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट, जितना मन उतना पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन ओवर द काउंटर वाले में 10,000 की लिमिट है पर चालान, पर पीरियड। एक चालान के थ्रू हम सिर्फ 10,000 ही पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक चालान के साथ मैक्सिमम 10,000 ही पेमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे 1 लाख पेमेंट करना है तो मुझे 10 चालान बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है सर। चलिए नोट कर लीजिए। अब ये ओवर द काउंटर वाला है, कुछ केसेस में अप्लाई नहीं होता ये आपका, इसका एक्सेप्शन भी है। मतलब कि चाहे कितना भी पे कर सकते हैं, उसमें 10,000 की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती। इसके भी एक्सेप्शन है ओवर द काउंटर वाले में, अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे कर रहा है,
गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टैक्स पे कर रहा है, या फिर कोई प्रॉपर ऑफिसर। प्रॉपर ऑफिसर कौन होता है सर? जीएसटी का ही ऑफिसर होता है, उसको ऑथराइज किया गया है, उसको ऑथराइज किया गया है कि आप किसी टैक्स का रिकवरी करना है आपको, तो आप इसके थ्रू कर सकते हो, इसके थ्रू कर सकते हो, ठीक है। और अदर नोटिफाइड, और गवर्नमेंट अगर किसी और को भी नोटिफाई कर सकती है, देन इन केसेस में आपका 10,000 का लिमिट एप्लीकेबल नहीं होता, वो इवन चालान के थ्रू ये कितना भी पेमेंट कर सकते हैं इन केसेस में, ठीक है। ठीक है सर, चलिए अब आते हैं हम अपने जीएसटी पोर्टल में। जीएसटी पोर्टल में, यहाँ पे जीएसटी पोर्टल में जो है हमारा पूरा का पूरा बहुत सारे लेजर अकाउंट होते हैं आपके, जिसे बही खाता बोलते हैं। उसमें से एक है आपका इलेक्ट्रॉनिक लेबिलिटी रजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक लेबिलिटी रजिस्टर। दूसरा है आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, और तीसरा है आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। अब नाम से पढ़ के बताइए किसमें क्या आएगा। इलेक्ट्रॉनिक लेबिलिटी रजिस्टर, इसमें बताता है कि हमारी नेट लेबिलिटी कितनी है। नेट लेबिलिटी कितनी है मीन्स हमें कितना आईजीएसटी पे करना है, आईजीएसटी पेबल, गवर्नमेंट को कितना आईजीएसटी पे करना है, कितना सीजीएसटी पे करना है, और कितना एसजीएसटी पे करना है। इसमें इसकी डिटेल आती है। नाम से ही पता चल रहा है लेबिलिटी हमारी कितनी लेबिलिटी आई। कैसे पता चलेगा? सीधा इसको खोलो, पता चल जाएगा कि हमें कितनी लेबिलिटी पे करनी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक लेबिलिटी रजिस्टर में क्या दिखाएगा कि मुझे कितना टैक्स देना है गवर्नमेंट को, ठीक है, उसकी डिटेल आएगी। देन बात आती है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इसमें आपकी डिटेल किसकी आएगी? इनपुट टैक्स, जो भी हमने परचेज किया है या कोई सर्विसेज ली है, उसके ऊपर मैंने जो जीएसटी पे किया है सामने वाली पार्टी को, ठीक है, उसका इनपुट यहाँ पे आएगा। आईजीएसटी का इनपुट आ जाएगा, सीजीएसटी का इनपुट आ जाएगा, एचजीएसटी का इनपुट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी सर। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, यहाँ पे जितना मैंने बैंक के थ्रू पे किया है, बैंक के थ्रू पे किया है वो आएगा, प्लस किसी ने अगर मेरा टीडीएस काटा है या किसी ने मेरा टीसीएस काटा है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है बट किसी ने मेरा मुझसे टीसीएस लिया है, देन वो भी मेरे इस अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। ठीक है सर। अब इसमें मेरा इतना इनपुट पड़ा है और इतना बैंक से मैंने जमा किया है, फिर ये आपस में नॉक ऑफ हो जाता है आपको, फिर ये आपस में नॉक ऑफ हो जाता है, ठीक है। पहले मैं इसको इससे एडजस्ट करूंगा, देन जो बचा उसको बैंक के थ्रू पे कर दूंगा। अब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इससे मैं सिर्फ टैक्स पे कर सकता हूं, लेकिन इससे मैं टैक्स भी पे कर सकता हूं, कोई इंटरेस्ट लगा है जीएसटी के अंदर वो पे कर सकता हूं, कोई फीस पे करनी है वो पे कर सकता हूं, कोई पेनल्टी पे करनी है वो पे कर सकता हूं। ठीक है, ठीक है सर। तो जो मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर मीन्स जो मेरा इनपुट टैक्स है, सिर्फ मैं
आउटपुट टैक्स से ही उसको एडजस्ट कर सकता हूँ। अगर कोई इंटरेस्ट है अगर मुझे कोई इंटरेस्ट पे करना है गवर्नमेंट को, तो इंटरेस्ट को मैं इससे एडजस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन जो मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पड़ा हुआ है उससे मैं टैक्स, इंटरेस्ट, फीस, पेनल्टी वो सब एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है जी सर। चलिए नोट कर लीजिए। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। हाँ सर, इसमें आपके दो हेड्स होते हैं, एक मेजर हेड होता है और एक माइनर हेड होता है। क्या होता है सर? मेजर हेड में आपके आ जाएंगे IGST, CGST, SGST पब्लिक UTGST, ठीक है। कि मैं जो मेरी लायबिलिटी है टुवर्ड किस तरफ है, IGST, CGST या SGST। फर्दर ये जो आपके मेजर हेड है ये क्लासीफाई होते हैं फर्दर इन माइनर हेड। माइनर हेड में आ गया आपका टैक्स, इंटरेस्ट, फीस, पेनल्टी, ETC, ठीक है। ठीक है सर, तो हर मेजर हेड के ये आपके माइनर हेड होते हैं। पेनल्टी के बाद आप अदर्स कर सकते हो, अदर्स, ठीक है जी। ठीक है सर, तो इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में मेजर हेड और माइनर हेड होता है। जैसे कि IGST में मुझे कितना टैक्स पे करना है, कितना इंटरेस्ट पे करना है, कितना फीस पे करना है, कितना लायबिलिटी पे करना है, कितना और कुछ पे करना है, ठीक है। तो मेजर हेड हो गया आपका IGST, और उसके भी फर्दर अंदर मुझे उसमें से कितना टैक्स का पोर्शन है, कितना इंटरेस्ट का पोर्शन है, कितना फीस है, कितना पेनल्टी है, ठीक है। ठीक है सर, तो ये एक मेजर हेड हो गया। उसको फर्दर अगर देखेंगे बाइफर्केशन करके तो मुझे उसमें पता चलेगा कि उसमें से कितना पोर्शन टैक्स का है, कितना इंटरेस्ट का है, कितना फीस का है, कितना पेनल्टी का है, ठीक है। ठीक है सर, चलिए इंटरेस्ट। अगर सर हम डिले करेंगे पेमेंट करने में, गवर्नमेंट को टैक्स टाइम पे जमा नहीं करा पा रहे हैं, तो क्या उस पर इंटरेस्ट लगेगा? बिल्कुल लगेगा। कितना लगेगा सर? 2 रेट दिए गए हैं। एक रेट है आपका 18% पर एनम और दूसरा है आपका 24% पर एनम। 18% जिसमें नॉर्मल केस में, नॉर्मल केस मतलब असेसी जमा नहीं करा पाया टैक्स, डिड नॉट पे टैक्स ऑन टाइम, ड्यू डेट तक पेमेंट नहीं कर पाया, उस केस में 24% किस केस में लगेगा सर? अगर पर्सन ने लोअर टैक्स लायबिलिटी दिखाई है, या फिर एक्सेस ITC क्लेम किया है, उस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 24% है। अब कैलकुलेट कब से कब करना है? डेट डे फॉलोइंग ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, वहाँ से लेकर टू द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट, उतने दिन का इंटरेस्ट लगेगा, उतने दिन का इंटरेस्ट लगेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरी डेट ऑफ पेमेंट थी 10, मान लीजिए मेरा महीना है आपका अप्रैल, मुझे इसका पेमेंट 10 मई तक कर देना था,
10 मई तक मुझे पेमेंट कर देना था, लेकिन मैंने पेमेंट किया मान लीजिए 20 मई को, तो 11 मई से 20 मई तक का इंटरेस्ट चार्ज होगा। 11 से 20 मई तक का इंटरेस्ट चार्ज होगा एट द रेट 18% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट जैसे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, टैक्स के ऊपर उतना इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे। तो इंटरेस्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक नॉर्मल केस जहाँ पे एसएससी से गलती हो जाती है और ड्यू डेट पे टैक्स जमा नहीं कर पाता, उस केस में 18% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और दूसरा केस है आपका 24% वाला। 24% किस केस में लगेगा, जहाँ पे एसएससी ने उसकी मान लीजिए आउटपुट टैक्स लेवल्टी आ रही है 10,000, लेकिन वो दिखा रहा है सिर्फ 8,000, 2,000 की लेवल्टी छुपा रही है, गवर्नमेंट को पता चल गया। तो उस केस में 2,000 के ऊपर वो 24% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लगाएगी। या फिर एक्सेस आईटीसी क्लेम कर लिया, मान लीजिए उसके पास अवेलेबल जेन्युइन जो आईटीसी है वो है से 5,000, लेकिन वो क्लेम कर रहा है 7,000, 2,000 एक्सेस क्लेम कर रहा है। गवर्नमेंट को पता चल गया, गवर्नमेंट बोलती है अच्छा हमसे ज़्यादा तेज बन रहे हो, तो गवर्नमेंट उससे उस केस में 24% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट रिकवर करेगी टैक्स पे। ठीक है, ठीक है सर। कब से कैलकुलेट करेंगे, डे फॉलोइंग द ड्यू डेट। ड्यू डेट मान लीजिए 10 तारीख है तो 11 तारीख से कैलकुलेट करेंगे, वहाँ से लेकर जिस दिन एक्चुअल पेमेंट करेंगे। मान लीजिए एक्चुअल पेमेंट मैं करता हूँ 10 तारीख को ड्यू डेट थी, मैं 20 तारीख को करता हूँ, तो 11 से लेकर 20 तारीख तक का मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करेंगे, टैक्स के अमाउंट पे, ऑन द डे बेसिस पे। कितने दिन हो गए आपके, 10 दिन हुए, 10 को डिवाइड करूंगा, ये आपका टैक्स का अमाउंट हो गया इंटू 18% इंटू 10 डिवाइड बाई 365, मेरा इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डेज आ जाएंगे, जितना डिले हुआ वो वाले डेज आ जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है सर। चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब ऑर्डर देखते हैं कि सबसे पहले मान लीजिए मेरे पास 3 डिमांड पड़ी है। एक अर्लियर ईयर का, अर्लियर पीरियड का मुझे टैक्स पे करना है, एक करंट पीरियड का हो गया टैक्स पे करना है, और एक असेसमेंट प्रोसीडिंग हुई, कोई असेसमेंट प्रोसीडिंग हुई। असेसमेंट प्रोसीडिंग क्या होती है सर, कुछ 2-4 केसेस गवर्नमेंट चूज़ कर लेती है चेक करने के लिए, क्या इसने आउटपुट टैक्स लेवल्टी सही कैलकुलेट करी है, इनपुट सही लिया है, ये सब चेक करने के लिए उसको बोलते हैं हम असेसमेंट। कि जो जीएसटी वाला होता है ऑफिसर, वो असेसमेंट करता है कि क्या इसने सही से जीएसटी का इनपुट क्लेम किया है या फिर जीएसटी का आउटपुट सही दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है, ठीक है सर। तो मान लीजिए मेरी 3 डिमांड खड़ी हुई थी, मुझे इसका भी टैक्स पे करना है, इसका भी करना है, इसका भी पे करना है। मैंने कुछ पेमेंट करी, तो सबसे पहले उसको एडजस्ट करेंगे हम इसके साथ, देन एडजस्ट करेंगे इसके साथ, देन सबसे लास्ट में इसके साथ। ये हो जाएगा मेरा ऑर्डर ऑफ एडजस्टमेंट। अगर मेरा अर्लियर पीरियड का भी कोई टैक्स ड्यू है, करंट ईयर का भी ड्यू है, और कोई असेसमेंट प्रोसीडिंग का भी ड्यू है, जो कि है अंडर सेक्शन 73 एंड 74 ऑफ CGST एक्ट, तो ये मैं ऑर्डर फॉलो करूँगा। सबसे पहले जो मैं पेमेंट करूँगा वो एडजस्ट होगा अर्लियर पीरियड के टैक्स से, उसके बाद करंट से, फिर अगर फिर भी बचा देन उसको मैं एडजस्ट करूँगा सेक्शन 73 और 74 का जो असेसमेंट प्रोसीडिंग से कोई डिमांड है उससे। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, तो ये थी हमारी क्लास पेमेंट ऑफ टैक्सेस। अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट है आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 9871942526। ठीक है जी, ठीक है सर। चलिए, ओके, गुड नाइट।